फिर है विशाखापत्तनम। यह जो है विशाखापत्तनम लौह अयस्क का निर्यात करता है। सर लेगून क्या है? लैगून एक झील होती है जो समुद्र से जुड़ी होती है। ठीक है ना। तटीय इलाके में समुद्र के पैरेलल पैरेलल जो झील होती है उसको लैगून कहते हैं। ये पढ़ लेना, इसमें कोई बहुत समझाने का बात नहीं है। विशाखापत्तनम पोर्ट हो गया, यह गहरा और सुरक्षित पोर्ट है। लौह अयस्क के निर्यात के लिए इसको बनाया गया था। फिर उड़ीसा में पारादीप पत्तन है ना। फिर कलकत्ता पत्तन का अलग से भी प्रश्न आता है कि वह कौन सा पत्तन है जो कि नदी पत्तन है, रिवराइन पत्तन। तो नदी के किनारे कलकत्ता पोर्ट है, वह बिल्कुल समुद्र किनारे नहीं है। कलकत्ता नदी के किनारे है एक्चुअली में, हुगली नदी के किनारे। ठीक है, इसलिए उसको रिवराइन पोर्ट बोलते हैं। और हुगली से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे समुद्र की तरफ, तब फिर बाद में सागर आएगा वहां पर। कलकत्ता पर जो है कहता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया को सर्विस देता है, पृष्ठभूमि को। सर दो है कलकत्ता में। कलकत्ता तो एक ही है भाई। कोलकाता में दो है सर पत्ता। नहीं नहीं, एक ही है पत्तन। वो जो देख रहे हो वो हल्दिया है, और एक कलकत्ता है। ठीक है। कलकत्ता पत्तन को बहुत सारा बात है वहां पर। यह एक ज्वारीय पत्तन है, और हुगली नदी अपने साथ अवसाद लेके आती है जिसको जमा कर देती है। इसलिए कलकत्ता पत्तन में एक समस्या भी है कि नदी अपने साथ जो गाद लेके आती है वो बार बार साफ किया जाता है, उसे साफ किया जाता है उसको। सर सबसे ईस्ट में जो पतन होगा वो हल्दिया ही होगा ना? सबसे में तो कह सकते हैं हाँ। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ। हल्दिया से थोड़ा सा नॉर्थ से कलकत्ता आता है। ठीक है। हल्दिया और कलकत्ता का लोकेशन ऑलमोस्ट ईस्ट वेस्ट की दृष्टि से सोचोगी तो लगभग लगभग समान ही मिलेगा वह, है ना। यह है कि कलकत्ता थोड़ा ज्यादा नॉर्थ में है। ठीक है। और कहो, किसी का कोई प्रश्न है तो। एक दिया वायु परिवहन। सर वायु परिवहन का क्या महत्व है बताइए। एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, क्या पूछना कुछ क्या। सर रिवराइन बता दीजिए। रिवराइन मतलब जो नदी के किनारे होता है उसको रिवराइन बोलते हैं। वायु परिवहन का तो आपको पता ही है, इसका क्या क्या विशेषता है, क्या क्या है। सर इससे दुर्गम स्थानों तक पहुंचा जा सकता है। सबसे पहला तो यह कि यह बहुत तीव्र है ना, और बहुत आरामदायक है, बहुत फास्ट है, और बहुत कंफर्टेबल भी है। आरामदायक होता है वायु परिवहन। और यह बात सही कही कि दुर्गम क्षेत्रों को पार भी आसानी से किया जा सकता है ना। जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट में इतने पहाड़ नदियां हैं, तो वहां पर वायु परिवहन एक बहुत जरूरी चीज हो जाता है। तो दुर्गम क्षेत्रों में भी पहुंचना आसान है उसमें। फिर कहता है कि देश में जब प्राकृतिक आपदा आई है उनके समय में भी वायु परिवहन का रोल जाता है। प्राकृतिक आपदा के समय यदि मान लो परिवहन समाप्त हो जाए, तब एक वायु परिवहन ही है जिसके द्वारा क्या करते हैं, सहायता भी पहुंचाते हैं, और थोड़ा रिस्टोर भी होता है कुछ चीज इसमें। ठीक है। तो वायु परिवहन इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर देखो वायु परिवहन में क्या बात लिखा है।
1953 हुआ था, है ना। अब देखो एयर इंडिया का बात है इसमें। पुराना किताब में कुछ और लिखा था, किताब में थोड़ा चेंज कर दिया है। क्योंकि पहले ऐसा था ना कि पहले एक इंडियन एयरलाइंस था और एक एयर इंडिया था। दोनों का बात यह था कि इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक सर्विस देगा, मतलब देश के अंदर, और एयर इंडिया देश के बाहर देगा अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं। लेकिन अब क्या है कि दोनों का मर्ज हो गया, दोनों मिलके एक ही हो गया, इसलिए एयर इंडिया देता है। इसमें पवन हंस को याद रखना। क्या है पवन हंस, बताइए। पवन हंस क्या है? सर हेलीकॉप्टर लिमिटेड। तेल हाँ, व मतलब भारत प्राकृतिक। की एक हेलीकॉप्टर सेवा है ना। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है सरकारी, है ना। और इसका महत्व क्या है या यह क्या कार्य करता है? तो यह हेलीकॉप्टर सर्विस देता है एक तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को, ओएनजीसी जिसको बोलते हैं, जो भारत में तेल का खुदाई करता है और तेल का सर्वे करता है, उसको यह अपना सर्विस देता है। ठीक है। दुर्लभ क्षेत्रों में भी यह हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। दुर्गम क्षेत्रों में रखना है, अगम्य क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्रों में। सर एयर इंडिया सिर्फ भारत में है कि दूसरा देश में? क्या? एयर इंडिया सर हाँ, भारत में सेवा देता है कि दूसरा देश में? दूसरा देश को भी ज्वाइन करता है। कंपनी भारत का हो गया, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट तो जाएगा ही दूसरा देश। यस सर, क्वेश्चन था एयर इंडिया भारत से जुड़े सरकारी देशों के नाम बताएं। एयर इंडिया से तो अब अधिकांश देश जुड़े हुए हैं, है ना। भारत से जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट है, एयर इंडिया का सर्विस तो चलता ही है उसमें। अब यह सब कोई प्रश्न ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बुक से डायरेक्ट रिलेटेड है। बहुत सारे देश हैं, कोई एक दो देश तो है नहीं। और कोई प्रश्न? सर उत्तरी हाँ, उत्तरी पूर्वी राज्य में सर वायु परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? अभी क्वेश्चन किताब का। हाँ, उत्तर पूर्वी राज्य किसको बोलते हैं ये बताओ। 9 लोग, मुश्किल से 9-10 लोग भी नहीं जुड़ पाते हैं। क्या क्लास होगा इसमें, बताइए। उत्तर पूर्वी राज्य जो है उसमें उसका क्या अर्थ होता है, किसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्य? सेवन सिस्टर्स। हाँ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है इसमें से असम और उसके चारों ओर के जो राज्य हैं, तो ये उत्तर पूर्व में तुमको पहले ही बताया कि वहाँ पर अनेक समस्याएं हैं। एक तो वहाँ पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, बहुत सारी नदियां हैं, जंगल भी बहुत है, विकास भी ज़्यादा नहीं हुआ है। ऐसे में इन क्षेत्रों से दूसरा परिवहन का साधन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। वहाँ पर ऐसे ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ अन्य साधनों से आप जा ही नहीं सकेंगे। ऐसे में एयर ट्रांसपोर्ट, आप वैसे क्षेत्रों में जाते हैं आसानी पा- तो इसलिए जो दिया है उत्तर पूर्व में जो है यह महत्वपूर्ण है। ठीक है तब। सर प्रोजेक्ट किस फॉर्म में जमा करना है? प्रोजेक्ट तो कॉपी में बनाना है, मतलब कुछ पन्नों में बना लो, 10-15, लगभग 15 पेज में बन जाता है वो प्रोजेक्ट, है ना। उसमें यस सर। टॉपिक का नाम जैसे हमने मुद्दे दिए थे,
तो सामाजिक मुद्दे में तुम लोग कोई एक मुद्दा ले सकते हो। जैसे अब तो सिविक्स में कुछ टॉपिक हटा ही या जाति धर्म लैंगिक मसले, ये सब ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रोजेक्ट सिर्फ बन सकता है। अगर तुमको इसमें बनाना है हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री भी कुछ गाइडलाइन दे सकते हैं। इतिहास में जैसे इसमें बहुत सारा सामाजिक मुद्दा आता है इतिहास में, है ना। महिला संबंधी मुद्दा वहाँ भी है इतिहास में भी। इसके बाद में तुम्हारा भारत का स्वतंत्रता संग्राम, तो राष्ट्रीयता से संबंधित मुद्दा है ना। फिर तुम्हारा जैसे नगरीकरण या और क्या है, औद्योगिकरण है ना इतिहास में। तो कोई सर टॉपिक जो एक ले 3 लेना है। कोई ये मत सोचना है कि सर वह टॉपिक अभी सिलेबस में है या नहीं। आपके किताब में, सुनो बताते यस हैं, सर। तुम्हारे किताब में जो भी चैप्टर्स है, पहले मेरी बात सुन लो, तुम्हारे किताब में जो भी चैप्टर्स है वह सब टॉपिक का मैटर हो सकता है। भले ही वह सिलेबस से हट गया हो, लेकिन प्रोजेक्ट में आप उसका, है ना, तो कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है और उस टॉपिक पर जो है आपको प्रोजेक्ट बना लेना है। अब बोलो। यस सर। सर ग्रुप में जो 3 टॉपिक दिया हुआ है बस उस पे ही हेडिंग है वह, उस हेडिंग के अंदर फिर बहुत सारा टॉपिक आएगा, समझ रही है। जैसे मान लो सामाजिक मुद्दे दिया, यस सर। उसके अंदर जाता है दहेज भी एक सोशल इशू है। यस सर। महिलाओं के साथ में जो भेदभाव होता है वह भी एक सोशल इशू है। अशिक्षा भी एक सामाजिक इशू है। भारत में जातिवाद भी एक सामाजिक इशू है। ठीक है ना, सामाजिक इशू कमी नहीं है। संप्रदायवाद सामाजिक इशू है। चुनाव में यही होती है तो वह थोड़ा राजनीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन वह भी है। उपभोक्ताओं का भी मामला होता है, वह उपभोक्ता इकोनॉमिक से संबंधित टॉपिक हो गया। जो भी टॉपिक बनाना बना सकते हैं आप, इकोनॉमिक से बना सकते हैं, सिविक्स से बना सकते हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, डिजास्टर से, कहीं से आप बना सकते हैं। टॉपिक पे टॉपिक का क्या क्या हेडिंग था अभी हमको याद नहीं आ रहा है। एक तो सोशल इशू था, और सर क्या क्या था किसी एक उसमें? पे ना, हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया है। सर कंज्यूमर अवेयरनेस भी दिया हुआ है। कंज्यूमर अवेयरनेस इकोनॉमिक से रिलेटेड हो गया, उपभोक्ता अधिकार, है ना। सर ज्योग्राफी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। हाँ, तो सस्टेनेबल पे बना सकते हैं। उसमें तुम लोग अब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका ये मतलब नहीं है केवल सस्टेनेबल पर चलेंगे। उसके अंतर्गत हम कोई टॉपिक ले सकते हैं कि किसी संसाधन का कमी हो रहा है, वन संसाधन का कमी हो रहा है या कोई और संसाधन का, या हम जनरल भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेते हैं तो थोड़ा उसमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा, है ना। इन्वायरमेंटल इशू को आप ले सकते हैं। एक मिनट रुको, तो हम देख ही लेते हैं। JNV सोशल साइंस, सोशल साइंस का जो है, भाई सोशल साइंस का क्लास 10th का है, का तो नीचे में रहता है ना। मैप का भी लिस्ट दिया हुआ है, CBSE का जो वो दिया है उसमें। देखो तुम्हारा जो है प्रोजेक्ट वर्क के लिए एक दिया है कंज्यूमर अवेयरनेस। ये हो गया तुम्हारा इकोनॉमिक से रिलेटेड, उपभोक्ताओं का शोषण बाजार में कैसे कैसे होता है ना। बहुत सारा बात है कंज्यूमर से रिलेटेड, बहुत बात है कि उपभोक्ता लोग अधिकार की जानकारी नहीं रखते हैं तो उनको दुकानदार चीट कर लेते हैं, या बहुत सारा बात है उसमें। मिलावटी सामान मिलता है बाजार में। सोशल इशू में तुम्हारा हिस्ट्री का और सिविक्स का दोनों का इशू आ सकता है। अभी मैंने सिविक्स का बहुत सारा इशू बताया, ठीक है। मेनली तो वह सिविक्स से ही रिलेटेड है, सामाजिक इशू जो होते हैं, ठीक है ना। तो सिविक्स में बहुत सारा और भी, अगर तुमको अलग से भी कोई सामाजिक मुद्दा मिलता है उसको हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। सर ह्यूमन और ट्रैफिकिंग पे बना सकते हैं। बना सकते हैं, सर सिर्फ लिखना है। सोशल इशू है वह, ट्रैफिकिंग एक सोशल इशू है ना। विमेन ट्रैफिकिंग भी होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होता है, बना सकते हैं। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आप बना सकते हैं ज्योग्राफी में, है ना। सतत पोषण विकास, फिर उसमें किसी एक रिसोर्स को आप चूज कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़ा डायमेंशन हो जाएगा सतत पोषणीय विकास का। उसके अंतर्गत आप एक टॉपिक फिर चूज कर सकते हैं, जैसे भारत में पेट्रोलियम से संबंधित समस्याएं, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, या एनर्जी सिक्योरिटी, है ना।
एनर्जी क्राइसिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनर्जी क्राइसिस, उसके साथ में कुछ टैग लगा दो, उसका सब टॉपिक। ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा ना, सोशल इशू में बहुत सारा बात है, तो किसी एक बात को चूज करना है। उसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी उसका डायमेंशन बड़ा हो सकता है, तो उसमें आप ऊर्जा संकट एक बना सकते हैं, है ना, या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, उसका तो बहुत महत्व है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जैसे एनर्जी, विंड एनर्जी। तो इसमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सर सर हिंदी और इंग्लिश अगर किसी जो लैंग्वेज स्टूडेंट में बना एग्जाम सकते हैं इंग्लिश ना? में देते हैं वो इंग्लिश में बनाए, जो स्टूडेंट एग्जाम हिंदी में देते हैं वो हिंदी में बनाए। आपके क्लास में मुझे लगता है मुश्किल से एक दो स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश में डेयर करेंगे एग्जाम देने का, है ना। कोई है इंग्लिश में एग्जाम देने वाला? रोशन सिंह। रोशन सिंह बोल रहा था। और गर्ल्स में? अनु अंजलि। अनु अंजलि है ना। सर फॉर्मेट बता ठीक है, दीजिए। हाँ फॉर्मेट, चलो ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट का हम लोग एक इंट्रोडक्शन करते हैं, प्रोजेक्ट का भूमिका या इंट्रोडक्शन कहते हैं उसको। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें अगर बिल्कुल और भी पूरा अगर फॉर्मेट बोलोगे तो उसमें वह सब भी आता है, एक्नॉलेजमेंट हो गया, फिर प्रीफेस हो गया, ऐसे करके भी होता है। तो वैसा ही हम बता देते हैं, इसमें सारा डिटेल आ जाए प्रोजेक्ट का, है ना। तो उसमें सबसे पहले जो है तुम्हारा होता है कवर पेज, तो हो ही गया, पहला जो कवर पेज होता है जहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, कवर पेज के बाद नेक्स्ट में तुम्हारा होता है, उसमें सबसे पहला एक सर्टिफिकेट होता है, लेकिन आजकल हम तो मना ही करते हैं सर्टिफिकेट लिखने के लिए। उसमें लिखता है दिस इज सर्टिफाई दैट स्टूडेंट, उसका नाम, तो सर्टिफिकेट तो छोड़ ही देना, उसका कोई खास बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट होता है इसमें एक्नोलॉजमेंट। एक्नोलॉजमेंट लिखना चाहिए, एक्नोलॉजमेंट को हिंदी में बोलते हैं आभार। ठीक है, आभार एक पन्ने का होता है। एक पन्ने का आभार में आप क्या लिखते हैं, यह प्रोजेक्ट सोशल साइंस के अंतर्गत क्लास 10th का है, जिसके लिए मेरा टॉपिक, अब तुम्हारा टॉपिक जो भी है, मान लो दहेज प्रथा है, या जो भी तुम्हारा टॉपिक है, बाजार में मान लो नकली नोटों का सप्लाई, जो भी तुम्हारा जो टॉपिक है, इसमें मेरा टॉपिक यह है, ऊर्जा संकट पर मेरा, बता देंगे कि इस प्रोजेक्ट को करने से तुमको क्या क्या मतलब कैसा लगा, क्या अनुभूति हुआ, वह प्रीफेस होता है। ठीक है, तो पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद तब प्रीफेस का एक पन्ना लिखना चाहिए, तब ना तुमको एक आइडिया मिला उससे, प्रोजेक्ट से तुमने क्या सीखा। फिर एक होता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब विषय सूची, प्रोजेक्ट में क्या क्या तुमने चैप्टर का नाम दिया है ना, उसको कंटेंट बोलते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ मैप्स एंड डायग्राम्स बोल के भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन उसको छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं है, उसका खास बात नहीं है। उसका पहला चैप्टर, प्रोजेक्ट का जो पहला चैप्टर होगा वह होगा इंट्रोडक्शन। किसी भी प्रोजेक्ट का पहला चैप्टर आप इंट्रोडक्शन चैप्टर बनाएंगे, उसमें आप अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे कि मेरा यह प्रोजेक्ट, सपोज कीजिए कि दहेज प्रथा पर है। दहेज प्रथा वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट में दहेज प्रथा मतलब दहेज प्रथा को इंट्रोड्यूस करेंगे, भारत में कैसे कैसे दहेज प्रथा है, क्या है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा दहेज प्रथा का, है ना, दहेज, और कैसे कैसे आप प्रोसीड कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ यही बता देते हैं कि इस प्रोजेक्ट में मैं ये कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कुछ कुछ इंट्रोडक्शन हो जाएगा, वो 2 पन्ने का, 3 पन्ने का, इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं, इंट्रोडक्शन हो गया। फिर सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में आप जिस टॉपिक को चूज किए हैं उसकी परिभाषा दे सकते हैं, उसके बारे में, उसके जो समस्याएं हैं, उस समस्या, अगर आपने इंट्रोडक्शन में ही सारा कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो फिर सेकेंड चैप्टर में क्या कीजिए, टॉपिक बनाइए। ये हर स्टूडेंट का वैरी करेगा कि जो टॉपिक आप चूज किए हैं, और आप अपने हिसाब से, आपके पास में जो मटेरियल है या आप जो सोचते हैं उसके हिसाब से आप अपना अपना चैप्टर बनाइएगा। केवल मैं पहला चैप्टर बोल रहा हूँ, वह इंट्रोडक्शन होता है, और आखिरी चैप्टर जो होता है वह होता है कंक्लूजन या सजेशन।
ठीक है। कंक्लूजन, सजेशन, अर्थात कंक्लूजन का मतलब क्या होता है हिंदी में? निष्कर्ष, सुझाव। निष्कर्ष एवं सुझाव आपका आखिरी चैप्टर होगा। पहला चैप्टर में बता दिया और आखिरी चैप्टर बता दिया। इसके बीच के जो चैप्टर होंगे ये टॉपिक टॉपिक पर और स्टूडेंट स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा। मैं फिर भी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मान लो तुम्हारा टॉपिक दहेज प्रथा है, तुमने पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन में तुमने बताया कि दहेज प्रथा किस तरह से विकराल रूप धारण कर चुका है और यह कैसे, क्या है दहेज प्रथा, भारत में किस किस रूपों में है और इससे क्या इंट्रोडक्शन, क्या कारण है, क्यों है दहेज प्रथा। ठीक है ना। तो ये एक दूसरा चैप्टर हो सकता है। तीसरे चैप्टर में आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं दहेज प्रथा का, कि किसी क्षेत्र में दहेज प्रथा से यह समस्या आई, किसी क्षेत्र विशेष का एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति विशेष का एग्जाम्पल जो आपने जाना है, समझा है, किसी समाज विशेष का एग्जाम्पल जहां पर दहेज प्रथा से समस्याएं हो रही है ना। उसको केस स्टडी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, केस स्टडी, विशेष अध्ययन, हिंदी में विशेष अध्ययन कर सकते हैं। तो एक विशेष अध्ययन आप देंगे। कोई एक घटना किसी महिला के साथ दहेज दहेज के चलते कुछ प्रताड़ना मिली, उसका कुछ स्टोरी हो गया एक तरह से, है ना, उसके बारे में आप देंगे, ऐसे ऐसे उसको बहुत प्रताड़ित किया गया, यह सब बातें हुई ना। तो यह एक केस स्टडी आप दे सकते हैं। फिर एक चैप्टर देंगे, उसमें आप चाहें तो निराकरण के उपाय या आपको जो भी लगता है सरकारी प्रयास, इसके लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया है ना, तो वह सब में आप एक चैप्टर चाहें तो दे सकते हैं। वो आपका इच्छा है। और अगर आप सुझाव भी एक चैप्टर बना दिए हैं तो अलग से फिर सुझाव का चैप्टर नहीं दीजिएगा, लास्ट में केवल कंक्लूजन दे दीजिएगा। ठीक है। तो अपने हिसाब से बनता है, इसमें कोई आउटलाइन नहीं है। सर सबसे लास्ट में प्रीफेस। सबसे लास्ट में संदर्भ सूची होता है, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं उसको। बिब्लियोग्राफी का मतलब हुआ कि आपने किसी कौन कौन सा बुक वगैरह रेफरेंस के लिए यूज किया है, वह सबसे आखिरी में जाता है, उसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। कोई न्यूज़पेपर का नाम, कोई बुक का नाम, है ना। आजकल तो लोग नेट का भी सोर्स जो होता है, वेबसाइट का नाम, वो भी डाल देते हैं। एनीवे, वह आखिरी पेज होता है, सबसे लास्ट का पेज। पहला पेज जो होता है वह होता है तुम्हारा एक्नोलॉजमेंट। एक्नोलॉजमेंट में तुम क्या करते हो, उसमें आभार प्रकट करते हो। ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो है इन इन लोगों ने मेरी मदद की, तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। वो एक पन्ने का होता है, एक पन्ने आधे पन्ने का, कोई वह भी कोई बहुत मैं महत्व नहीं देता उसको, लेकिन प्रीफेस जरूर लिखिएगा। प्रीफेस उसके बाद का नेक्स्ट है, उसको आप कह सकते हैं पहला आमुख या भूमिका, उसको कहा जाता है प्रीफेस को। ठीक है, प्रीफेस, फॉरवर्ड भी बोलते हैं अंग्रेजी में उसको। अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्शन, पूरे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है वो, प्रीफेस कहते हैं उसको। उसमें आप देते हैं कि यह प्रोजेक्ट जो है क्लास 10th का सोशल साइंस का प्रोजेक्ट है, जिसमें यह टॉपिक है। इस प्रोजेक्ट को बनाने से आपका अनुभव कैसा रहा, आपने उस प्रोजेक्ट को बनाने से क्या सीखा, यह सब बात आप उसमें डालते हैं। एक पन्ने का ही होता है, बहुत ज्यादा बात प्रीफेस में भी नहीं लिखी जाती है। कभी कभी लोग 1.5 पन्ने तक जा सकते हैं, 1.5-2 पन्ने तक, उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। ठीक है तब। सर सर पेपर कोई कटिंग को इंट्रोडक्शन में देते हैं। क्या चीज? पेपर कटिंग डालना है तो उसको इंट्रोडक्शन में देंगे या कंटेंट में? न्यूज़पेपर कटिंग जो भी है वो सब तो तुम्हारा कंटेंट का पार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन का पार्ट कैसे होगा? इंट्रोडक्शन में तो जस्ट लगभग 2 पेज 2.5 पेज तक हम जा सकते हैं। वो तो इंट्रोडक्शन है, प्रोजेक्ट मतलब पहला चैप्टर है, वो दैट इज ए चैप्टर। इंट्रोडक्शन में आप चाहें तो, आपको लग रहा है कि एक जरूरी पेपर कटिंग है, इंट्रोडक्शन चैप्टर में आप डाल सकते हैं उसको। अदरवाइज आप समस्या चैप्टर में डाल सकते हैं, है ना, समाधान चैप्टर में डाल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि किस चैप्टर से रिलेट है, वो रिलेटेड है। अगर तुमको लगता है कि मेरा यह पेपर कटिंग इंट्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, तो अपने इंट्रोडक्शन में डालो उसको। सर वन साइड प्लेन और वन साइड रूल कॉपी यूज करना है या कोई भी जनरल कॉपी यूज कर आप सुनो, सकते हैं? बताते हैं। दोनों तरह का पेपर, अगर आप एक साइड रूल वाला और एक साइड व्हाइट पेज वाला यूज करते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है वो पेज भी। और अगर आप पूरा व्हाइट पेज पढ़ ही लिख रहे हैं, जिसको वैसा आदत रहता है कि व्हाइट पढ़ ही लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहते हैं वैसे पे लिखिए। ठीक है, ये तुम्हारी इच्छा है। ठीक है।
आप A4 साइज के पेज में बनाना चाहें तो भी अच्छी बात है, जो A4 साइज का जो जेरोक्स पेज जो आता है, ठीक है, मतलब प्रिंट पेज जो इसको बोलते हैं, बॉन्ड पेपर। और अगर आप वो जो एक प्रैक्टिकल वाला जो तुम बोल रही हो कि एक रूलिंग, एक तरफ रूलिंग रहता है एक तरफ सादा, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लगभग जो है 15 पेज 20 पेज, उससे ज़्यादा नहीं, 15 पेज में बना लो। बना के जो इसको स्टेपल कर देना है, ठीक है ना। ऊपर से एक प्रोजेक्ट का हेडिंग जो होता है वो पहले पन्ने पर, तो आपको पता ही है, वो उसका कवर पेज कहा जाता है। उसमें प्रोजेक्ट का नाम, है ना। और कुछ? और कोई बात है तो बोलो। सर 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव वाला क्या है सर, प्रोजेक्ट में? क्या कहे? प्रोजेक्ट वर्क में 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ है सर। 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप? अच्छा अच्छा, अरे वो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है प्रोजेक्ट क्यों बनाया जाता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का अर्थ है उद्देश्य, ठीक है।